तो आज क्या पढ़ना था हमें? साउंड स्टार्ट करना है। आज हम साउंड स्टार्ट करेंगे और आज फिजिक्स को खत्म करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है? और नहीं मतलब जो टॉपिक ये खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, नहीं मतलब चलेंगी, लेकिन अभी ये जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये आज फिनिश करेंगे, ठीक? हाँ हाँ बिल्कुल फास्ट। साउंड, ध्वनि, क्या शुरू करें? आपको मालूम है साउंड क्या होता है? साउंड के बारे में कौन कौन क्या क्या बोले थे? साउंड एक, लेकिन फिर भी और इसके बारे में, साउंड के बारे में कौन कौन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला है? बताइए। साउंड के बारे में सबसे पहले किसने बताया? साउंड के बारे में किसने बताया? किसी को मालूम है आइडिया? 9th क्लास में एनसीईआरटी में साइंस ध्वनि पढ़ना है। ये जो साउंड पढ़ना है वो 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ना है। 7th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन वो चीज नहीं है जो 9th में, और फिर उसके बाद 11th में पढ़ना है साउंड। तो कमोबेश साउंड की जो बात है वो एक जैसी ही है। साउंड, और लाप्लास नाम का एक वैज्ञानिक था, जानते हैं आप? एक क्वेश्चन बताइए, चलिए सबके लिए है ये प्रश्न है। मतलब ये जो पीछे जो चैप्टर हमारा चल रहा था, कौन सा पढ़ रहे थे पीछे? टॉपिक क्या था? वेव एंड साउंड, ठीक है। उसी में से ये प्रश्न है कि स्प्रिंग की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे उदाहरण है निम्न में से, 4 ऑप्शन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे, फिर है मैकेनिकल तरंगे, और फिर है ट्रांसवर्स तरंगे, और इनमें से कोई नहीं एक। तो बताइए कि स्प्रिंग की तरंगे कौन सी तरंगे हैं? क्या ये मैकेनिकल हो सकता है? चूक गए हैं आप, आपको मालूम है मैकेनिकल भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। इसलिए जब एक से अधिक ऑप्शन हो तो ये वाला करेंगे, ठीक है? इसीलिए प्रश्न पूछे थे हम आपसे। मैकेनिकल भी है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का कंपन क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग भी है। इसलिए जब एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आए और ये तीनों विकल्प आपको सामने दिखे तो क्या है? हाँ, टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। टेस्ट ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है? डिस्कशन कराएंगे, हम ही कराएंगे आपको टेस्ट। जब अब पहला टेस्ट मैंने डिजाइन नहीं किया था, दूसरा टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हमने डाले थे, तो क्वेश्चन अच्छा था। अभी अच्छा मिलेगा क्योंकि कम टाइम मिला था। अब बीपीएससी वालों से पूछिएगा, सिविल सर्विस वालों से, उनके क्वेश्चन का क्या लेवल। क्वेश्चन ठीक था, अच्छा था, और यही चल रहा है। और आपको अगर जांचना हो तो देश के सबसे अच्छे संस्थान जिसका कंटेंट बेहतर है उसके प्रश्न से और अपना प्रश्न का लेवल देखिएगा अब अगले टेस्ट के बाद, ठीक है? तो आपको भारी से भारी मतों में आकर, और जब फ्री मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है भाई? सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना करेंगे। लिखिए, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि, साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है। ध्वनि एक प्रकार का, एक प्रकार का कंपन है। कंपन जब मैं बोलूं तो आप इसको समझिएगा कि वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन है। तो ध्वनि एक प्रकार का, राधे राधे पिंटू कुमार। पिंटू यहीं पे तो नहीं है?
अच्छा पिंटू कौन है? अच्छा आप पिंटू, एक और पिंटू है यहाँ। हाँ नाम है, भारतीय नाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह कैसे जनरेट होता है? जब कंपन कर रहा है तो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? उत्पत्ति इसका जनरेशन कैसे होगा? ये वाइब्रेट करेगा और मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं बोल रहा हूं, हवा और तुम्हारे कान के बीच, मतलब मेरे मुंह जहां से मेरी ध्वनि निकल रही है और तुम्हारे कान के दरमियान कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूल्स के अलावा। यही मॉलिक्यूल्स क्या कर रही हैं? तुम्हें तुम्हारे कानों तक ये बातें ले जाए। और ये डिजाइन जो देख रहे हो कान का, ये दरअसल ऐसे भगवान ने नहीं दे दिया है, इसका हाँ चश्मा रखने के लिए नहीं दिया है, और ऐसे कारपेंटर की तरह ये माइक फंसाने के लिए। मतलब उसका देने का पीछे एक तात्पर्य है। तात्पर्य ये है कि ये इस डिजाइन में आवाज को कई लेयर में कोलाइड करवा के और फिर अंदर भेजता है। ठीक, और बहुत महीन और बहुत पतली एक परत है आपके कान के अंदर, जिसे आप चादर बोलते हैं। वो इतनी पतली है कि आवाज जाते ही वो वाइब्रेट करने लगती है, और फिर आप उसका, अच्छा दिमाग में तो मतलब क्या खूबसूरती से बनाया है। दिमाग भी ऐसा है कि इस कंपन को समझ गया कि आदमी, अच्छा ये बात है, ये बात है। भगवान का सबसे बेहतर चीज मालूम है क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि उनका सबसे बेहतरीन चीज क्या है, भाई मानव तो जानवर भी है, सबसे बेहतरीन चीज है इमोशन। वो बनाया, कौन बना सकता है बताओ? सारा चीज बना सकता है, ब्रेन काम करता है, रोबोट। लेकिन वो जो मजा है ना, एक जो शरीर में जो भाव है, जो किसी के प्रति जो लगाव पैदा हो जाता है, बिछोह पैदा होता है, जो अनुभूति होती है, वो मानव के बनाने के बस के बात नहीं है। ये अंतर्निहित चीज है जो ईश्वर प्रदत्त है। तो ये क्या होता है? उत्पत्ति, कंपन, मॉलिक्यूल्स के कंपन करने से। तो मॉलिक्यूल्स कंपन करता है और एक दिशा मिल जाती है उसको। तो ये क्या होता है? उसकी उत्पत्ति। लिखिए उत्पत्ति में, अणुओं की गति के कारण, अणुओं की, अणु जब मैं बोलूं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स या अणु, मैं एकदम सामान्य भाषा में लिखवा रहा हूं ताकि आप एक लाइन में पढ़े तो समझ जाएं। अणुओं के गति के कारण। अच्छा, ये 2 पॉइंट लिखवाने की क्या मतलब है? ये दोनों विकल्प में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो परिभाषा ही पूछा गया है। अभी मैं लिखवा देता कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है। ये कई प्रकार के होते, ये लिखवा देता, लेकिन वो ग्रैपिंग नहीं आती कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस परिभाषा से भी। देखिए पहला लाइन, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ठीक है। अब इस कंपन को कई तरह से देगा तो शब्द ही बदल के देगा। बस आपको की पॉइंट पकड़ना है, कंपन है मतलब वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ठीक बात है। ये उत्पत्ति जो होती है इस कंपन की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक दिशा मिलती है, तो उसके गति के कारण, वो जो मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाता है, स्पीड आ जाता है उसमें, उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, वो गिटार देखा है आपने, या वो ऊर्जा काले कावा तेरे में जो सरंगी बजाया जाता है, तो उसमें जो आवाज है, वो जो मधुर आवाज, वो कैसे निकलती है? कंपन से निकलती है। कितना बढ़िया है वो गाना है ना, ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, और ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद के जावा। सद मतलब समझते हैं? गाना गाते हैं बस, आवाज मतलब नहीं पता। चलिए, अच्छा, तो ध्वनि कैसे कैटेगराइज किया गया है? 3, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, ध्वनि कैसे विभाजित हुए हैं? तो एक होता है पराश्रव्य, ठीक है, और एक होता है, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, बस आपको देखना है। जैसे अगर 20 है, 20 हर्ट्ज, तो ये क्या होगा?
ये होगा श्रव्य। अगर 20 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, और 20 से कम होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो 20 से कम लिख दिए, यानी कि ये 20, तो ये क्या हो जाएगा अब? अपश्रव्य। और इधर अगर कर दूं तो है, अच्छा हम, अच्छा ऐसे कर देते हैं, देखिए श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, ये हो जाएगा 20 से, ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूं। क्या क्या हुआ, किस कंफ्यूजन में है आप? क्या ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये मैं ये पढ़ा चुके हैं आप? नहीं, आप ये बताइए कि आप आ रही थी पिछले 2-3 दिनों से, मैं नोटिस करता हूं कौन कौन आता है क्लास में। ठीक है, तो आप नहीं आ रही थी और काफी इंपॉर्टेंट चीजें छूट चुकी हैं आपकी। ठीक, और ये कितना है? इससे कम का के 1000। ठीक है, और इधर क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि जो 20,000 है उससे भी अधिक, मतलब कि ये क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ये ठीक है ना? ठीक, और उसके बाद अपश्रव्य क्या है? 20,000 से कम है ना अपश्रव्य? अरे 20,000 से अगर ज्यादा हो तो हो जाएगा अपश्रव्य, इंफ्रासोनिक। पराश्रव्य हो जाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा अपश्रव्य, ठीक बात है। तो ये था पराश्रव्य, अरे इसे हटाओ, ये मैं एक इंडिकेशन के लिए हमने दिया था आपको समझाने के लिए कि ये ध्वनि का ही एक कैटेगराइजेशन है, साउंड के सुनने के लेवल के हिसाब से। ठीक है, पराश्रव्य, अपश्रव्य और श्रव्य, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिखवा दिए हैं आपको, बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो कौन, कुत्ता, चमगादड़ और छुछुंदर, ये तमाम तरह की चीजें, इनसे आवाज निकलती है। ठीक, अब सुनिए ध्वनि की गति, मतलब ध्वनि कहां कहां गति करती है। ठीक है, ध्वनि की गति तापमान पे निर्भर करती है, ध्वनि की गति ऊष्मा पे निर्भर करती है। तो अभी हम ध्वनि की गति देखेंगे कि ये ध्वनि जो हमने सीखा उसकी गति क्या क्या हो सकती है। तो लिखिए ध्वनि की गति। वो बता रहा था कि ये जो साउंड है, साउंड के सुनने के लेवल्स क्या क्या हैं। वो पीछे क्लास में जब हमने वेव बताए थे तो उसमें बता दिया था। आइए कम सुनिए, न्यूटन साहब ने कहा था, आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा था कि ध्वनि हवा में जब चलती है तो अनुदैर्घ्य होती है। किस तरंग में काम करती है हवा में? अनुदैर्घ्य। तो मैं यहां ध्वनि की गति लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं न्यूटन। एन लिखूं तो न्यूटन समझ जाओगे, और यहां लिख रहा हूं लाप्लास, समझने के लिए छोटे चीजों में समझ जाओगे। न्यूटन साहब ने कहा था कि ध्वनि जो है, ध्वनि वायु में या हवा में अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य क्या? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, हवा में अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यह बताया था न्यूटन साहब ने। ठीक है, कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन कब? इसका कंडीशन है, जब बोला उन्होंने कि ताप समान हो। जब ताप समान हो तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, टेम्परेचर। ठीक बात है। इन्होंने कहा कि टेम्परेचर की बात नहीं है, ऊष्मा समान हो तब ये अनुदैर्घ्य होती है। तो दोनों का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा।
न्यूटन के अनुसार ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग है कब? जब ताप नियत हो, ताप कांस्टेंट हो। तो हम यहां लिख देंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन लाप्लास ने कहा कि ठीक बात है, ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य का मतलब लॉन्जिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य तरंग है या होती है। जब ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग होती है इसके लिए क्या होगा कंडीशन? ऊष्मा, जो हीट है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हीट कांस्टेंट होगा। इसको समझिएगा, पहले लिख लीजिए। अगर मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो आपको ऐसे लिखना है कि ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग होगी जब ऊष्मा नियत रहेगा। हिंदी में ऊष्मा नियत रहेगा, इसको हिंदी में लिखिएगा ऊष्मा नियत रहेगा, और इसको लिखिएगा ताप नियत रहेगा। ठीक, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। अब बात यह है कि ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, इस आधार पे इन्होंने डिस्कस किया था। कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल ऊष्मा और ताप देख लीजिए। और दोनों में एक चीज याद करने की बात यह है, आपको ध्यान रखने की बात यह है, इन्होंने कहा कि जब ताप नियत होता है तो इसमें जो स्पीड होगी ध्वनि की, इन्होंने 280 मीटर पर सेकंड बताया। कितना? 280 मीटर पर सेकंड इसमें। ठीक है, तो लिख लीजिए 280 मीटर पर सेकंड इसमें किसकी स्पीड होगी? 280 मीटर पर सेकंड स्पीड इसमें ध्वनि की होगी न्यूटन के अनुसार। और इसमें यह बताया 100 ज्यादा। हाँ, अनुदैर्घ्य हुआ ना। तो लेकिन इसमें कहा कि जब ऊष्मा नियत हो, और इसमें कहा ताप नियत हो। हाँ, ऊष्मा और ताप दोनों अलग अलग हुआ। फिलहाल के लिए अभी ध्यान रखिए, ऊष्मा और ताप का पूरा एक चैप्टर ही है, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप। तो ऊष्मा में इसमें 332 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना बताया? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल, हम क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि की गति, यही पढ़ रहे हैं ना? बताइए, हम तो यही पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया। कलम रोकिए, थोड़ा सा रोकिए कलम। हाँ, अब कह रहा है कि वायु में ध्वनि गमन करती है, जाहिर सी बात है, यही मीडियम है। इन्होंने कहा कि अनुदैर्घ्य होगी। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक, एक दूसरे के पैरेलली मूव करेंगे। जब ताप नियत होगा, ताप कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नियत होगा, तो न्यूटन ने कहा कि 280 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा। ठीक, फिर इन्होंने कहा लाप्लास ने कि ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग करेगी जब ऊष्मा नियत होगा। दरअसल ताप और ऊष्मा का जो स्रोत है वो एक ही है। ठीक है, इसी आधार पे दोनों के एक्सपेरिमेंट में तरंग अनुदैर्घ्य मिला। लेकिन जब यह बात बताया जा रहा था तो दो डेफिनेशन निकल के आए, एक होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबैटिक। नाम सुना होगा आपने कभी, या रुद्धोष्म, नाम सुना है? रुद्धोष्म से एक प्रश्न आया है, सुनिए कैसे। जो ये बात बोल रहे हैं ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग होती है जब ताप नियत होता है। ठीक है, तो जब भी ताप नियत होता है और उसमें वायु गमन करती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं? तो अब इस बात को लिख लिया है आपने? ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिखिए, लिखिए पॉइंट बना के।
लिख रहे हैं? लिखिए, जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत हो, जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत हो, वायु का तापमान नियत हो, तो उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं या आइसोथर्मल कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। मतलब जिसमें टेम्परेचर नियत हो, कांस्टेंट हो जाए, जिस भी प्रक्रम में, जिस भी प्रोसेस में, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल। अब प्रश्न सुनिए, यानी कि समतापीय, ताप समान हो किसी प्रोसेस में और तब आप ध्वनि पास कराइएगा, तो ध्वनि किस तरंग में मूव करेगी? अनुदैर्घ्य, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आइसोथर्मल का मतलब होता है ताप समान हो, समतापीय मामला हो वायु की। ठीक, दूसरा कंडीशन, दूसरा पॉइंट इसी में, जब किसी, लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है, जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है, हां, जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है, जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है, जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है, जबकि ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा नियत रहती है, उसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं या रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, या इसी को बोलते हैं रुद्धोष्म। मैं बता रहा हूं रुद्धोष्म, ये जो रुद्धोष्म है ये वही है कि इसमें तापमान तो चेंज होगा लेकिन ऊष्मा कांस्टेंट रहेगी, ऊष्मा कांस्टेंट रहेगी। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या इसको बोलते हैं रुद्धोष्म। बहुत सामान्य है, एनसीईआरटी ने इस बात को बड़ी मतलब घुमा घुमा के बताया है, तो इस बात को हम सामान्य रूप से ऐसे ही समझेंगे कि जो रुद्धोष्म प्रक्रिया है, अभी प्रश्न बताऊंगा कि कैसे पूछा गया है इस पे। रुद्धोष्म जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस है। अभी एक एक करके समझ, आगे बढ़े, लिख लिया आपने ये पॉइंट, तो थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि पहले समझ लीजिए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में कह रहा है कि ताप क्या हो? नियत हो। इसको बोलते हैं समतापीय, और यही समतापीय किसका? वायु में, जब ताप नियत हो। ठीक, फिर कह रहा है कि एडियाबैटिक या इसको बोलते हैं रुद्धोष्म, या ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कि तापमान जो है, ये जो टेम्परेचर है ये बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, ये वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है इसमें? ऊष्मा, ऊष्मा कांस्टेंट रहता है, तो ऊष्मा नियत रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक। इतनी बात समझ में आई? ये बात सीखने के पीछे क्या कारण है, हम क्यों ये सिखा रहे हैं? क्योंकि ये क्या था? ये भी ध्वनि था, ये भी साउंड था, और इस ध्वनि से जितने लोग डर गए होंगे वो उनका एक्शन रिएक्शन था। मतलब जैसे आपका बड़ा दिमाग, दिमाग दो पार्ट होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये छोटा दिमाग होता है, इसको मेरुरज्जु बोलते हैं, और जो ब्रेन है पीछे वाला ऑब्लंगेटा जिसमें ये टच होता है ब्रेन से, वो दिमाग काम करता है। ये बड़ा, ये इसमें 32 जोड़े होते हैं, पेयर इसमें बहुत ज्यादा है।
तो जब ये अचानक किसी काम को सुनता है तो डर जाता है। जैसे आपका बड़ा दिमाग किसी काम में बिल्कुल बिजी है, एकदम दिल लगा के कर रहा है, पीछे से कोई आके बोले कि भाई डर जाना, तो जब ये दिमाग खूब लगा के काम कर रहे हैं तो ये दिमाग एक्टिव होता है, और इस दिमाग में क्या होता है, कंपन ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये बहुत पेयर होता है इसका दिमाग में। फिर भी 12 पेयर हैं, इसमें ज्यादा पेयर होते हैं, 32 पेयरों के साथ ये काम करता है, तुरंत पल्स जनरेट करता है क्या हुआ, ठीक। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, कोई दूसरा काम करो, कोई अचानक से डरा दे तो मन करता है थपड़िया दें उसको। करता है आपका मन? हाँ हाँ करता है। चलिए अब सुनिए सुनिए सुनिए, हमने कहा दोनों कंडीशन सीख लिया, और दोनों कंडीशन में न्यूटन ने भी और लाप्लास ने भी कहा है, लाप्लास और न्यूटन दोनों ने, कि एक में ऊष्मा यानी कि रुद्धोष्म कंडीशन में। तो अब प्रश्न पूछेगा कि बताइए एडियाबैटिक कंडीशन में जो साउंड का वेव होगा वो निम्न में से होगा। अभी बताना है अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स, या और भी 2-4 ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या जवाब देना है। अभी आपको समझ में ही नहीं आता कि रुद्धोष्म क्या होता है, तो लोग बोलते प्रश्न टफ था। प्रश्न क्या था? रुद्धोष्म हमने सुना ही नहीं था। ये भाई रुद्धोष्म कौन सा कंडीशन होता है? तो वही कंडीशन होता है जो लाप्लास ने बताया था, ठीक है। हवा, हाँ यही तो थियरी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर बदल रहा है, बट ऊष्मा जो है, हीट जो है वो कांस्टेंट है, तब की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन सुनिए, ध्वनि हर एक कंडीशन में बदल रही है। अभी अगला पॉइंट जब लिखवाएंगे तो आप सोचिएगा, पानी में ध्वनि दूसरा होगी, पानी के लेयर पे दूसरा, सॉलिड में दूसरा और सॉलिड के अंदर दूसरा। वेव बदलती रहती हैं, क्योंकि वेव डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे, ठीक। आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि सर टेम्परेचर बदलता है तो ऊष्मा कैसे सेम रहती है, यही प्रश्न है ना। एच कांस्टेंट कैसे, जब तापमान बदलती है। तो एक इसका सुंदर उदाहरण लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इस कमरे का एसी हमने 16 कर दिया, मान लीजिए 16 कर दिया, ठीक। 16 नहीं है, 16 कर दिया, तो टेम्परेचर कर दिया ना, टेम्परेचर कर दिया। तो अब मुझे बताइए अभी कितने लोग हैं? चंद लोग हैं। इसी 16 डिग्री टेम्परेचर में 400 आदमी को बैठा दीजिए इस कमरे में, अब क्या होगा? आपने टेम्परेचर बढ़ाया था, माहौल बिगड़ जाएगा फिर, यानी कि ऊष्मा उसमें बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी समझ में आया कि ऊष्मा कैसे बदल सकती है? तापमान तो 16 ही था। तो इस कंडीशन को इन्होंने मेजर करके और ये कंसेप्ट दिया। अब सुन लीजिए अगला पॉइंट, लिखिए, इंपॉर्टेंट और मजेदार। एनसीईआरटी इन सब चीजों को फ्रंट पे नहीं लिखती है जो अभी लिखवाने जा रहे हैं, तो इसीलिए ना इतना सामान्य भाषा में बताया जा रहा है आपको। लिखिए, ध्वनि तरंग वायु में, नोट लिखिएगा इसको, नोट नोट, और हमेशा इसको रेड चाहे ब्लू, लड़कियां खूब सजाती हैं, लाल काला ब्लू। अरे डफग है, एक पेन इनके पास मिल जाए वही बहुत है। ये सब हाँ ये होता है मैं मतलब बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो इस तरह से मतलब सजाते हैं, वो लड़का नहीं होता है। सही लिखिए, ध्वनि तरंग, थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी से। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य है, ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य है, ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य है, ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य, जबकि द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य, जबकि
ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य मैं बोलूं तो ये तरंग है। जब ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य हो, जब अनुदैर्घ्य, ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य, जबकि द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, जबकि द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, के सतह पर, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, तथा, इसी पॉइंट, इसी में लिखिए तथा, मतलब ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य जबकि द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ। सोच रहे हो, वायु में अनुदैर्घ्य हुआ लेकिन द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ, यानी कि द्रव का जो सतह के मॉलिक्यूल्स का जो मूव करने की टेंडेंसी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी अनुप्रस्थ है। ठीक है, ये इसीलिए पहले वेव हमने बताया था। तो ये अनुप्रस्थ है। ठीक बात है, समझ में आया? अब फिर लिखिए तथा द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य है, द्रव के अंदर, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ तथा द्रव के अंदर, द्रव के अंदर अनुप्रस्थ, हाँ अनुदैर्घ्य, सॉरी सॉरी सॉरी, अनुदैर्घ्य। किसने रिपीट किया मेरी बात को? हैं? मतलब क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं तनाव में है, ऐसा लग रहा है क्या? तनाव में है, ऐसा लग रहा है तनाव में है। हाँ देखिए, ये तनाव और प्रेशर दोनों अलग अलग बात हो गई। आ गया दबाव भी और तनाव भी। तनाव कैसे होता है पता है, और प्रेशर क्या होता है? ना ना आप निश्चिंत, नहीं नहीं, ऐसा कोई तनाव नहीं है और ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप ऐसा कोई तनाव और दबाव नहीं है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आज जल्दी में हूं? नहीं, इनको लग रहा है शायद। अच्छा, एक शेर है वसीम बरेलवी का, देखो ये, वाह 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 वाह। वसीम बरेलवी कहते हैं कि जो भुला गए हम, वसीम बरेलवी, हाँ यूपी के हैं और बहुत बड़े दिग्गज आदमी हैं। उनके एक एक शब्द समंदर के जैसा है। उन्होंने कहा कि उसूलों पे जहां आचाए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहां आचाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसे एक एक लाइन। फिर उन्होंने क्या कहा, एक समंदर ऐसे बोला, ये सब लोकसभा में भेजना चाहिए इन लोगों को। लिख लीजिए, द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य, द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य, ठोस में अनुप्रस्थ, ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य और ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, अनुप्रस्थ और, आप इंग्लिश माध्यम की इंग्लिश हिंदी माध्यम?
हिंदी। फिर कलम इतना रुक क्यों रहा है आपका? हो गया? मैंने बोला ठोस में दोनों होता है, अनुदैर्घ्य भी और अनुप्रस्थ भी। ठीक, तो अब ये बात याद रहेगी आपको। अब मैं थोड़ा सा आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं इसी पे आधारित जो हमने बोला। ठीक, बताइए कि एडियाबेटिक कंडीशन में या रुद्धोष्म कंडीशन में क्या होगा? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होगा। लेकिन अगर ठोस में ध्वनि की बात की जाए तो ठोस में क्या होगा? अनुदैर्घ्य भी होगा और अनुप्रस्थ भी होगा। इस बात को आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और ये कैसे होता है कि ठोस में दोनों होता है सर, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्घ्य भी? तो आप कहिएगा कि बताइए सर ठोस में। अच्छा, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग क्या है? दोनों है ना एक ही कंडीशन में। तो ये जब संभव है तो ठोस में दोनों संभव होते हैं। वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका कंपन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो ध्वनि की ये बात इतनी समझ में आई आपको? ध्वनि जो है पूरा का पूरा वेव है, तरंग है, और ये हमें हाइजन और यंग ने बता दिया था। इसीलिए हम ध्वनि के साथ वो सारा कुछ करते हैं जो हमने प्रकाश के साथ किया है। ठीक, प्रकाश में हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा है, ध्वनि में हमें डिफ्रैक्शन पढ़ना है। आपको याद है कि ध्वनि के साथ डिफ्रैक्शन होता है या नहीं होता है? कॉपी का पेज मत बदलिए, बताइए आप। ध्वनि विवर्तन करता है, डिफ्रैक्शन होता है ध्वनि का, और प्रकाश का सामान्य तौर पे नहीं होता है। लेकिन विशेष कंडीशन एक बताया था मैंने, कितने के बैरियर रखने पर वो, हाँ, -7 ये होता है बैरियर। तो अच्छा, लाइट के साथ पोलराइजेशन होता है और साउंड के साथ नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ये तो अभी साउंड के साथ यही सब पढ़ना है। ठीक, साउंड के साथ जो हमने बताया यही सब पढ़ना है। अब ये सर कंडीशंस वही हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसको नोट्स में PDF में आज करवा देता हूं, लिख के अपने हैंड रिटन नोट से। नहीं अबे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कंडीशन शर्त अप्लाई है। नहीं ठीक है, मैं आपको निश्चिंत रहिए, चूंकि ये जो चैप्टर है सेम वैसे ही शर्त पे हो रहा है, हैं? अभी तक नहीं दिया क्वेश्चन? ठीक है, मैं बोल देता हूं, मैं कह देता हूं। मेरे पे आपको लगता है कि मतलब सो के उठने से लेकर शाम को 1-2 बजे तक, 2 बजे तक रात को हाथ से किताब नहीं छूटता है। मतलब ये तारीफ नहीं है, ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ना होता तो रात्रि भर नहीं पढ़ता, काम है ये। जैसे आपको पढ़ाना, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं। किताब लिख रहा हूँ, उसमें मेरे पूरे टाइम जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने लिख दिया है, इंडिया के ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा क्वेश्चन सेट करना है और सभी को खुश करना है, मतलब 0 एरर पे। एक हर्षिकार और दीर्घिकार भी गलत नहीं होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन का एक एक चीज़ सही होना चाहिए। ये एक बार में नहीं होता है, एक ही चीज़ को कम से कम 4-5 बार पढ़ने पे सही होता है, क्योंकि टाइपिंग एरर से लेके तमाम तरह के। अच्छा, क्वेश्चन भी सेट करते हैं कि टक्कर में आए भारत के लेवल के, इस तरह से क्वेश्चन सेट नहीं, हवा में कुछ भी नहीं दे दिया। कभी आप BPSC का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सेट करना है। अभी रोज 750 क्वेश्चन आपके लिए सेट करने हैं। हर एक संडे के आपके 4 लेवल के टेस्ट होते हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th। तो काम बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसे नहीं होता है। इसके लिए क्या करने पड़ते हैं? पढ़ने पड़ते हैं। अपने लिए पढ़ना होता तो
चलिए, लेकिन इसमें होता है अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आपके काम के, आपके हिस्से का काम हो जाता है। अगर दिन भर में 1000-1500 क्वेश्चन आप पढ़ जाते हैं, कर लेते हैं, तो कम से कम 200-300 तो याद रह ही जाएंगे। ठीक, ये आप ही के लिए हो रहा है, ठीक है। और आप आइए फिर संडे को, तो ये हम दिलवा देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से ये नोट्स आपको मिल जाए। नहीं देंगे तो हम आपको अपना सेंड कर देंगे, मतलब पर्सनली, ठीक, पर्सनली सेंड करवा लीजिएगा अगर ये ऐसे ना हो पाए, लोग बिजी रहते हो तो। ठीक है, कौन सा ग्रुप? मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं, मैं कोर ग्रुप में हूं बस, जिसमें रंजीत सा, हाँ उसी ग्रुप। अच्छा, उसमें मैं बोलूंगा, बट वो आपने कहा कि जैसे अभी क्वेश्चन नहीं गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको किसी एक बच्चे को दे देंगे, वो सर्कुलेट कर देगा किसी बच्चे को और किसी बच्ची को, ठीक है। हैं? हाँ हाँ ठीक है, इनका नंबर मेरे पास है, ठीक है, इनमें से किसी को सेंड कर देंगे। चल, अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के लक्षण देखिए, जल्दी से लिखिए ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण, ये 3, ये लास्ट है क्योंकि बाकी सब चीज तो हम नोट्स में आपको दे देंगे। ये 3 चीज समझ लीजिए ध्वनि के लक्षण। तीव्रता, तारत्व और गुणवत्ता। तीव्रता, तीव्रता, तारत्व और गुणवत्ता। तीव्रता, तारत्व और गुणवत्ता। तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं, पिच बोलते हैं तारत्व को, और क्वालिटी बोलते हैं गुणवत्ता को। इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। और इसको क्या बोलते हैं? पिच। अच्छा, ये वही टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। आप अगर उठाइएगा कहीं से भी, भारत के किसी भी पेपर में, तो इससे एक दो प्रश्न हर एक 1-2 साल के गैप से पूछते हैं। मतलब इंटरनेट का जमाना है, इतना तो सफर कर ही, तो जैसे टॉपिक बताया, अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में इतना तो आता होगा, एक बार सर्च करें क्या वाकई है। इससे एक चीज तो हो जाएगा कि आप कम से कम उस क्वेश्चन के आसपास तो घूम के आ जाइएगा, ठीक है। तो पिच, तारत्व, और ये होता है क्वालिटी टाइम। चलिए, मतलब टाइम नहीं, क्वालिटी, गुणवत्ता। लोग कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाना है, कहां? तो अमरनाथ। मतलब धार्मिक जगह पे अब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा है। वाकई में वो क्वालिटी टाइम है, बट लोग वहां इंगेजमेंट करने जा रहे हैं। महाकाल, जिसको दुनिया से मतलब नहीं है, उसके जगह पे जाके दुनिया बसा रहे हैं लोग। मतलब मरीन ड्राइव फिर भी ठीक है क्वालिटी टाइम के लिए। चलिए, कभी गया नहीं मैं, समय। चलिए, इंटेंसिटी लिख लीजिए। आप सभी कम से कम तो चले गए होंगे इधर मरीन ड्राइव, रात में 2 बजे 1 बजे लॉन्ग ड्राइव। ऐसा कोई नहीं गया? मर जाओ जाके कहीं। अजीब हाल है, मतलब इस उम्र में। अरे तू करते क्या हो भाई? 20 से 25 वर्ष का के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष के आसपास के होंगे, 25 वर्ष के आसपास के होंगे। मतलब अरे नहीं जाते, दिन में जाइए। ये तो वही बात हो गई ना कि सब कुछ बीत रहा है और कर कुछ नहीं रहे हैं। ये जो मोबाइल स्क्रॉल होता है ना, मोबाइल स्क्रॉल, उसमें सिर्फ टाइम ही पास नहीं होता, जीवन भी जाता है। तो कुछ कराइए, बाहर बाहर घूमिएगा तो कम से कम मोबाइल से तो ज्यादा बेहतरीन है। तुम पढ़ने वढ़ने का टाइम आ जाता है, वो तुम लाख कोशिश करोगे, जब अंदर बेचैनी पैदा होगी तभी पढ़ोगे। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो खूब बढ़िया से घुमाइए। कोई मित्र मिल जाता है, महिला मंडली या पुरुष मंडली, तो उधर के साथ जाइए, लेकिन बात करिए। आप ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट में फंस गए। लेके चले जाओ, पीछे बात करके आओ थोड़ी देर। चलिए, नहीं मैं तो देखिए, सामान्य लक्षण मानव के होने चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि खुद को एकदम पढ़ो ऐसा नहीं होता है भाई।
ये एक टाइम पे होता है कि आपको मन नहीं करता, लेकिन अभी मन को रोकना ये भी ठीक बात नहीं। सही है, घूमिए, बोलिए, मतलब सप्ताह में 1-2 फिल्म भी देख लीजिए, वेब सीरीज देख लीजिए। जिसको ये लगता है कि मैं अगर ये काम कर लूंगा तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, वो भ्रम में जी रहा है। सुन लीजिए, पहले वो पूरा का पूरा भ्रम में जी रहा है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा एकदम सब कुछ निछावर करके पढ़ना है, खूब मस्ती करके साथ पढ़िए। चलिए, तीव्रता लिखे, इंटेंसिटी। बिगाड़ नहीं रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं तमीज की। हाँ, यथार्थ से 2-4 हाथ करते रहिए। लिखिए इंटेंसिटी। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि तीव्र अथवा मतलब धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है। यह वाला क्या कंडीशन है? यह ध्वनि क्या है? धीमी या तीव्र सुनाई देती है। ध्वनि तीव्र या धीमी सुनाई देती है। किसके वजह से? तीव्रता के वजह से। एक बात बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि एक बार पूछा गया था कि तीव्रता, इंटेंसिटी निर्भर करता है निम्न में से 4 विकल्प आपको याद रखना है। ये एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। किस पे? आयाम पे। लिखिए, इसकी निर्भरता आयाम पे होती है। किस पे निर्भर करता है ये? आयाम। आयाम का मतलब आयाम क्या है? जैसे ध्वनि ऐसे होते हैं ना, मतलब सिग्नल, तो यहां से लेकर यहां तक का जो मैक्सिमम या ये मैक्सिमम जो पॉइंट जाता है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड या आयाम है। ठीक है, ये कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है, इससे पता चलता है कि वो उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, अगर जल्दी ऊपर नीचे करे तो इसकी तीव्रता हाई हो जाएगी। तो कैसे इसका संबंध है, कैसे निर्भर करता है? यानी कि ये इंटेंसिटी किस पे निर्भर करता है जी? आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे। और आई बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, ए क्या है? एम्पलीट्यूड। और आई क्या है? तो आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, किसके? ए के नहीं, सिर्फ ए के नहीं, ए के स्क्वायर के। जो आई होता है, आई वो होता है डायरेक्टली पर ये ए स्क्वायर के। आई को बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है, इसी को लिखिए ए। ठीक, आई इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मतलब है कि आई डिपेंड करेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ए 2 रखिए तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 4। लेकिन अब हमने कहा कि नहीं भाई, अब हम ए रखेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा? इतना। मतलब कि आप अगर ए बढ़ा रहे हैं तो आई बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं। समान अनुपात में बढ़ेगा। समान अनुपात और बराबर में अंतर है। ठीक है, समान अनुपात और बराबर में अंतर है। समान अनुपात बराबर में कैसे अंतर है? जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 4 वर्ष का हूं और जो मेरी वाइफ है वो 16 वर्ष की है, मान लीजिए ऐसा। जानबूझ के एग्जांपल दिया हूं मैं तुम्हारे दिमाग टटोलने के लिए। समाज के रीति से इतना पीड़ित हो चुके हो कि तुम्हारे दिमाग में ये कभी नहीं जा सकता कि महिला भी बड़ी हो सकती है। बाल विवाह, गांधी जी जानते हो कितने वर्ष के थे? और उनकी वाइफ 6 वर्ष की थी जब शादी किए थे। तो सोचो कि वो तो जो आज के सबसे बड़ा धुरंधर आदमी है, जिसने आजादी में अकेले, जिसको बाहर के लोगों को कहना पड़ा ये फकीर के सामने हम घुटने टेकेंगे, माउंटबेटन कह रहा है कि तुम इस फकीर को फकीर मत बोलो, ये 1 मैन आर्मी है, ये बिना हाथ
मतलब तुम अपने पूरे ब्रिटिश फौज को भारत के सियासत में बाउंड्री पे खड़ा कर दो, वो भी हथियार से लैस। ये अकेला एक अर्धनग्न फकीर जब खड़ा हो जाएगा तो सबको घुटने टेकने पड़ जाएंगे, इतनी ताकतवर है ये आदमी, इसको आसान मत समझो। और गांधी की प्रबलता देखिए, चर्चिल के सामने ब्रिटेन में जाके, और जब बुलाया जाता है पेश करने के लिए महाराजा के दरबार में, आधी दुनिया पर जीत हासिल करने वाले सबसे दिग्गज और करिश्माई व्यक्तित्व के महाराज के सामने गांधी को पेश किया जा रहा है। और गांधी को जब प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि जैकेट पहनो, हैट लगाओ, महाराज के सामने जा रहे हो, तो गांधी ने कहा कि मैं जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा। नहीं पहना उसके हैट कैट को, नहीं पहना लिबास को, और वही धोती और एक लपेटा और एक पहना, और दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर के सामने खड़ा होकर कह रहा है, वो कह रहे हैं वेयर इज योर क्लॉथ्स मिस्टर गांधी, तुम्हारे क्लॉथ्स कहां हैं, तुम पता है कहां खड़े हो। वो कह रहे कि मेरे कपड़े तुमने चुरा लिए हैं महाराज। ऐसे बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपने पढ़िए कभी। वो कहता है कि मेरे कपड़े तुमने चुरा रखे हैं। तुम इसको, अच्छा ये सच बोलने की साहस सब में नहीं है, और लोग कुछ भी बोल देते हैं गांधी को, भाई ये गांधी वो गांधी। किसी को बुरा नहीं बताया उस आदमी ने, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे ये तो ये है, भगत को नहीं बचाया, इसको नहीं बचाया। पहले उस एज को जी लीजिए जिस एज में वो था। तो ये दिग्गज आदमी था, और वो इस तरह से, मतलब मैं तो ये मजाक में कह रहा था, बट गांधी की असलियत ये है, हमेशा लड़ा, चाहता तो राज भोगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, ये जो है 4 वर्ष और 16 वर्ष, तो मान लीजिए कि हमने बोला कि हम डबल से दुगना होंगे, मतलब मैं जितना हूं उतना एज और एज उसमें डालेंगे, तो ये कह रहा है कि ठीक है इसमें भी उतना, ये होता है समानुपात। इक्वल का मतलब होता है हर तरह से बराबर, ठीक है, लेकिन अनुपात का मतलब होता है कि जिस रेशियो में, जिस तरह से, जिस प्रोसेस से इसमें आपने बढ़ोतरी की है, उसी प्रोसेस से इसमें बढ़ोतरी करोगे, तो बढ़ोतरी करने का जो लिमिटेशन है, डायमेंशन है, वो सेम है। जैसे इसमें हो जाएगा 16, लेकिन यही काम जब इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 256। बट हुआ इतना ही, बढ़ा अभी भी इतना ही है, अनुपात सेम है अभी भी। लेकिन बराबर का मामला ये नहीं होता है, बराबर का मतलब मामला होता है कि दोनों का हर एक एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी, ठीक, लिख लिया आपने इंटेंसिटी। अभी प्रश्न आएगा कि किस पे निर्भर करता है, तो आयाम पे। अगला पॉइंट, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है पता है? एक बार परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा था, डेसिबल नहीं पूछा था, अभी जो पूछा था वो लिखो। ध्वनि की तीव्रता, हाँ माइक्रोवॉट लिखिए, माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक माइक्रो वॉट मीटर स्क्वायर, ऐसे माइक्रोवॉट मीटर स्क्वायर। WATT है माइक्रोवॉट, हाँ प्रति मीटर स्क्वायर। ये ऐसा ही मात्रक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर वाला जो बता रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जहां सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन व्यवहारिक एक होता है जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक यूनिट, वो भी कई जगह माना जाता है, मान्यता देते हैं, और आमतौर पे हम लोग डेसिबल के नाम से इसे जानते हैं। तो लिख लीजिए, ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक यूनिट डेसिबल है, डीबी होता है। क्या होता है? अब ये तो मात्रक है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसको लिखिएगा, और जब दूसरा लिखिएगा उसको लिखिएगा व्यवहारिक, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल, या इसको लिखिएगा डीबी।
कैपिटल डी और बी, ऐसे डीबी, सॉरी स्मॉल भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, बट एक स्मॉल डीबी लिख लीजिए। डीबी, डीबी। खूब प्रश्न पूछे गए हैं इससे, आपको याद रखना है। अच्छा, खूब प्रश्न पूछेगा तो अब ऐसा नहीं पूछेगा कि डेसिबल है क्या, प्रश्न के तरीके बदलेंगे। ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये वैकल्पिक होंगे, और भाषा को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब भी भाषा पढ़िए सावधानी से पढ़िएगा। ये दोनों दे और विकल्प में एक से अधिक या एक से कम हो तो एक से अधिक मारिएगा, ठीक है, दोनों का स्वीकार्य है। मैं बार बार प्रश्न का जिक्र इसलिए करता हूं कि प्रश्न के साइकोलॉजी समझता हूं। कुछ दिनों से जैसे प्रश्न करने के हैबिट से ऐसे अंदाजा लग जाता है कि एग्जामिनर सोचेगा क्या किसी बिंदु पे, तो इस एंगल से हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए और क्या बच रहा है, देखिए एक और है। अगर पूछा जाए कि डेसिबल क्या है, मतलब डेसिबल को डिफाइन करो, क्योंकि इस तरह से पीछे किसी 2024 में लिए जाने वाले प्रश्न में ऐसे पूछा था कि प्रोटीन क्या है, सॉरी हार्मोन्स क्या है, ऐसे कुछ पूछा था। तो जब छोटे छोटे टर्मोलॉजी से प्रश्न पूछ सकते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि डेसिबल क्या है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए। अब फिर ये मत पूछिएगा कि बेल क्या है, BELL, ठीक है, लिख लीजिए। बेल का 10वां भाग, बेल का BELL, या ऐसे आप लिख दीजिए बेल, बेल का 10वां भाग डेसिबल कहलाता है। अगर आपको मिले बेल का 10वां भाग डेसिबल कहलाता है, बेल का 10वां भाग डेसिबल कहलाता है, 10वां भाग 1/10। तो अगर विकल्प में ऐसे रहें जैसे 1/10, 1/10 कुछ भी, तो आप ऐसे ना समझे कि ये बेल क्या है। जब भी ध्वनि की बात आती है तो बेल ध्यान में रखिएगा, उसके 10वें भाग को क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। और सुन लीजिए, WHO ने कुछ निर्धारित किए हैं कि कितनी आवाज हमें मतलब सुननी चाहिए, कितनी आवाज हम सुन सकते हैं, इस तरह से निर्धारण हुआ है। एक पॉइंट लिखिए, 45 dB तक ध्वनि, 45 dB यानी कि 45 डेसिबल तक, 45 डेसिबल तक, ऐसे लिखिएगा 45 dB तक, पॉइंट देके 45 dB, 45 dB, 45 dB की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए, 45 dB की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। कितने सुन सकते हैं आप, dB, 45 dB, 45 dB। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 95 to 100 सुनवाया जाए रोज, बहरे के साथ साथ पागल भी, ठीक, तो 95 to 100 आपके लिए हानिकारक होता है। तो ये भी पॉइंट लिखिएगा, याद रहेगा, लिख लीजिए, भूल जाइएगा आप। हानि जो 45 dB होता है ना, वो हानिकारक नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है, मतलब ठीक होता है, उतना आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 95 to 100 dB की जो ध्वनि, अच्छा जब मैं डीबी बोल रहा हूं तीव्रता बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ। जब तरंग दैर्घ्य बोलूं तो 20,000 वाला फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, यह है तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी में। पुरुष बोलकर किसी को पागल नहीं कर सकता, महिला बोलकर पागल कर सकती है। ये नलायक, मतलब बिना बात का ताली। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनका तारत्व ज्यादा होता है, याद करने के लिए। भाई परीक्षा में प्रश्न बीपीएससी में पूछा है, सिविल सर्विस में, कि किसकी तीव्रता ज्यादा है इसमें से, पुरुष महिला, तो महिला की तीव्रता ज्यादा होती है। इसका रीजन है वो उसका वोकल कोड और जो उसका पतला होता है, इसलिए निकलता है, थोड़ा सा पिच ज्यादा होता है, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होती है। चलिए, तारत्व भी उनका ज्यादा होता है, जैसे मच्छर का भन भनाना, इसमें तारत्व ज्यादा होगा, इसलिए
पहले ये लिख लीजिए कि क्या लिखवा रहा था मैं, 95 to 100 dB का ध्वनि तीव्रता कान के लिए, मतलब मानव के लिए हानिकारक है, कान के लिए हानिकारक है। सभी के कान के लिए नहीं, आपके कान के लिए। अब बताइए कि सभी के कान के लिए कैसे होगा? कुत्ता जमीन पे सोता है, धमक से उठ जाता है, क्या हुआ भाई? लेकिन मानव, कोई कोई मानव ऐसा होता है कि अगर सुबह नींद लगी 3 बजे और खूब ठंडा का माहौल है, बरसात हो जाए गर्मी के दिन में और नींद लगे, तो कुछ भी करिए, थोड़ा मतलब निर्भेद सोना समझते हो, निशा जैसे हो जाना एकदम, और वैसा सोना भी चाहिए। हाँ, ऐसा सोना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मर मुरा जाए और उठे ना, ऐसा भी नहीं, ठीक है? सोइए, लेकिन मेडिटेशन करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं, जीवन बोझिल हो जाएगा बाद में, इसलिए करिए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका अनुभव बड़ा बढ़िया होता है। एक्सरसाइज, योगा, ये सब करते रहना चाहिए। अच्छा, ये मैं बोल नहीं रहा, मैं प्रतिदिन करता हूं और घंटों घंटों तक, तो करिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। कभी 2-4 दिन सप्ताह में बीच हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट करिए। मतलब इससे क्या होगा कि सुंदर लगिएगा आप। चलिए, तो लिख लिया आपने? WHO के अनुसार, WHO के अनुसार ये जो बात लिखवाया है, किसके अनुसार बताया है कि 90 से 100? WHO के अनुसार, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा WHO के अनुसार। ये जो बात मैंने बोला है कि जो 45 से 90 dB होगा, 45 से, सॉरी 95 dB से, देखो फिर बोलेगा कि फिर 45 लिख दिए, 100 dB। चलिए, ये हंस रही हैं, ये पूर्वाभास से ग्रसित हैं, ये सर डिस्टर्ब क्यों है? 95 से 100 dB। चलिए, अच्छा, फुसफुसाहट एक होता है, फुसफुसाहट जानते हैं? हाँ, कान में धीरे से बोलना, लिख लीजिए फुसफुसाहट। ये WHO ने तय किया था, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिसाब से ये हानिकारक है। हाँ हाँ, ऐसे हर, मतलब फिर मैं बोलूंगा, फिर कहेंगे महिलाएं बोलती, महिलाएं ज्यादा फुसफुसा करके बात करती हैं, धीरे 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 धीरे। चलिए, नहीं, पुरुष भी करते हैं धीरे धीरे बातें। लिखिए, 15 से 20 डेसिबल क्या होता है? फुसफुसाहट होता है। कितने 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 रेंज में फुसफुसाहट बोला जाएगा? कैटेगराइज किया गया है कि फुसफुसाहट अगर आपको धीरे धीरे, मतलब 15 से 10 से 15, 15 से 20, सॉरी 15 से 20, 15 से 20 डेसिबल की जो ध्वनि है फुसफुसाहट की कैटेगरी में आती है। और साधारण बातचीत आप कितने में करते हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। साधारण बातचीत, साधारण बातचीत कितने में कितने करते हैं? साधारण बातचीत किसी को पता है? साधारण बातचीत बोलिए। ठीक है, 30 से 40 के बीच में साधारण बातचीत होती है। साधारण बातचीत, साधारण बातचीत 35 से 30 से 40 dB। ठीक है, 45 भी सुन लीजिएगा आप, नुकसानदायक नहीं है, बट कोशिश करिए कि थोड़ा सा लो सुने तो ज्यादा बेहतर है। बताया जाता है कि गले की आवाज अगर खराब हो जाए तो दिक्कत होती है, और कान खराब हो जाए तो भी दिक्कत होती है। ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये साधारण
ध्वनि, ये ध्वनि की बात है। अभी ये सब तीव्रता की बात कर रहे थे हम, तीव्रता की। अब आप दूसरा पॉइंट लिखिए, कितना टाइम हुआ? दूसरा पॉइंट लिखिए, तारत्व, पीच। क्या? अरे वो नुकसानदायक है, रोज सुनिएगा पागल हो जाइएगा। एक सामान्य बातचीत का मतलब ऐसे हुआ, जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाद से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, शर्म दहशत मतलब ये सब हो रहा है, ये लड़कियों में देखा जाता है आमतौर पे। शर्म, थोड़ा सा डरी हुई, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाद से काम क्यों नहीं लेती? ए, ओ, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नहीं समझ में आया क्या? हाँ, ऐसे। अब डीजे सुनिएगा पगला जाइएगा, रात दिन डीजे से, मतलब मानव एडॉप्ट करता है बहुत सारी चीजें। जैसे अभी आप बहुत पहले जिस तरह से मानव जीते हैं उस तरह के मानव नहीं है आप में बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो आज से 70 साल पहले के मानव में नहीं दिखते। आपके जो पोते पैदा होंगे उनका लक्षण कुछ और ही होगा। वो इस वक्त के पर्यावरण को एडॉप्ट कर चुके होंगे। आपको मैं बता दूं कि हर एक चीज कम से कम 32 से 35 सालों में बदलता है। 30 से 35 के बीच में पर्यावरण अपना रूप बदलती है, सब कुछ बदलता है, मानव के बिहेवियर बदल जाते हैं। तो हमारा जो एडॉप्टेशन है बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूं, सभी लोग कहते हैं, मॉक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि जिस तरह के दौर, मतलब मेरे से आप भी कभी मौका मिले तो, लोग कह देते हैं सट से कि आने वाले कुछ दिनों में दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तर्क से सोचिए, दुनिया कभी इतना जल्दी बर्बाद होने वाली नहीं है। मानव के पास इतने तरकीब हैं, आप मर जाइएगा और लोग मर जाएंगे, लेकिन दुनिया और मानव का अस्तित्व अभी नहीं खत्म हो सकता। कम से कम इतना तो जान लीजिए कि करोड़ों वर्षों तक नहीं खत्म हो सकता। करोड़ों, मैं साल, 10 लाख, 20 लाख नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मानव अपने आप को उतना तक, मानव अभी 45 में आप पर परेशान हो रहे हैं, 60 तक मानव जी के दिखाएगा आपको, देखिएगा। 60 भी क्रॉस करेगा तो भी मानव अपने आप को उतना एडाप्टेबल बना लेगा जीने के लिए। और ऐसा होगा। 70 साल पहले मानव ने सोचा होगा कि पानी जमीन से नहीं मशीन से पिएंगे? नहीं सोचा होगा। लेकिन दिल्ली में नल का पानी अगर घर में पोंछा लगा दीजिए तो फेनाइल का काम करेगा, इतना खतरनाक है। मैं तो रहा हूं कई सालों तक दिल्ली में, वो खतरनाक पानी है। पानी मुंह में लेके, जैसे मैं बिहार से वहां जब भी गया हूं, जाता हूं, 10 दिन के लिए बिहार आया, 5 दिन के लिए आया, जब भी दिल्ली जाता हूं पानी मुंह में डालते ही लगता है नमकीन का पानी डाल लिया मुंह में, इतना खतरनाक पानी है। तो 70-80 साल पहले नहीं सोचा। गांव में अब लोगों को प्यूरिफायर लगे, गांव में नहीं निकलता है पानी पीने के लिए, ठीक है? तो अब गांव में लोग मोटर लगा रहे हैं। हैंडपंप कहां मिल रहा है? बहुत रेयरली मिल रहा है, मतलब कम मिल रहा है। हाँ, कुछ कुछ इलाकों में आज भी हैंडपंप है बहुत, क्योंकि भारत कुछ लोगों से नहीं चलता, बिहार कुछ लोगों से नहीं चलता। जैसे पटना में देख रहे हैं वैसा बिहार नहीं है। बिहार का एक रूप ये है कि एक लड़का था गया में, नाम था देश प्रेमी, और कहता था कि दिन में 1 टाइम खाना मिल जाता है, वो भी मुश्किल से। नाम था देश प्रेमी, उसका इंटरव्यू है अभी कुछ ही दिन पहले। समदेश नाम का एक व्यक्ति लिया है उसका इंटरव्यू। उसका नाम था देश प्रेमी, और वो भूखे सोता है। भारत की गरीबी बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक है। और आपको मालूम है कि भूख लगती है तो इंसान जानवर बन जाता है, संबंधों का फिक्र नहीं करता, फिर संबंध त्याग दिए जाते हैं भूख लगता है तो। चलिए लिखिए, मेरा क्लास लंबा हो ही जाता है, क्या करें। इंटेंसिटी, अब क्या लिखना था? पिच। लिखिए, बोर तो नहीं होते ना ऐसे बात बात में, बीच बीच में चढ़ा दिया इसने। लिखिए, देखिए मेरा काम क्या है कि कुछ कुछ ऐसी बातें भी बताना जिससे कि सामान्य चीजों की समझ आपको हो। मतलब
इस तरह से सोचें आप। लिखिए, यह ध्वनि मतलब जिसके कारण आवाज मोटी या पतली होती है, पिच वही होता है। अगर पिच के बारे में अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि पिच क्या है, तो भाषा लिखिए मत, पिच को बोलते हैं तारत्व। तो इसको लिखिए ऐसे, ध्वनि ध्वनि मोटी या पतली, पतली या मोटी। किसी किसी वो गाना सुने तुमने कि आखिरी हो, क्या बोलते हैं, सितम आखिरी हो, अरे वो जिसका आवाज है, या परदेसी परदेसी जो गाती है उसकी आवाज नहीं सुना तुम लोगों ने? शायद उनका आखिरी हो ये सितम, ये सुना है? लंबी जुदाई सुना है? ये सब जो ध्वनि सुन रहे हो, ये महिला की ध्वनि है, मर्दानगी सी, मतलब थोड़ा सा बोल्ड। शायद उनका आखिरी हो ये भी बड़ा मतलब बोल्ड है। या ये जुदाई, ये जैकी श्रॉफ का जो पहला फिल्म था, 4 दिनों की लंबी जुदाई, हाँ यही है, यही है। तो ये जो ध्वनि है, तो इसमें मोटी और पतली जो आवाज आती है उसको हम बोलते हैं पिच या तारत्व। तो लिख लीजिए, जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। ध्वनि मोटी या पतली। सुरीली, क्रांति की अभिनेत्री है सुरीली, ठीक। पतली या मोटी। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, सुरीली किरदार में, क्रांति में मनोज कुमार के अपोजिट रोल में रहती है, हेमा मालिनी से मोहब्बत कर बैठते हैं। नहीं सुना? क्रांति फिल्म की है। अभी बात यह है कि तुम नाम बोलोगे मुझे याद आ जाता है, ये डिमेरिट है। चलिए तो लिखिए, लड़की की आवाज, दूसरा पॉइंट, लड़की की आवाज, मच्छर की आवाज, भिनभिनाना, मच्छरों का भिनभिनाना। देख लो, मच्छरों और लड़कियां एक ही कैटेगरी में आ रही हैं। ये हंस रहा है, ऐसा है नहीं दरअसल। लड़की की आवाज, मच्छरों का भिनभिनाना, इनका तारत्व अधिक होता है, इनका तारत्व अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि ध्वनि की तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो आप बोलिएगा इनका जो निर्भरता है ये फ्रीक्वेंसी पर, या इसको आवृत्ति बोलते हैं। पिच का जो निर्भरता है किस पे होता है? आवृत्ति पे। अच्छा, वो किस पे निर्भर करता था जी? आपको मैं फिर बता रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि अभी क्लियर क्लियर दिख रहा है, परीक्षा में पूछेगा, कंफ्यूज होना निश्चित है। तो बार बार मेरी बातों को सुनिए और लिखिए। परीक्षा में पूछेगा तो तिलमिला के रह जाइएगा, अरे याद था बस, अब वो देगा, ये भी देगा और आपका आयाम भी देगा। अगले ही प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछूंगा, देखिएगा कितने लोग गलत करेंगे। जीएस में साइंस के कुछ क्वेश्चन डाला जाएगा, उसमें ऐसे प्रश्न होंगे, देखिएगा। आपको मैं अभी पढ़ा दिया ना, पूरे दावे के साथ कहता हूं, जितने पढ़ाए गए चैप्टर है आपको याद रहेगा, बट 2 ऑप्शन ऐसे आएंगे जो आपको मतलब लगेगा कि बस 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 थोड़ा सा याद आ जाता। ये होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए सतर्क रह जाइए, ठीक। चलिए, लिख लिया आपने? मेढकों के श्रेणी में लड़कों को ढकेला जाता है, पता है? मेढकों का टटराना, बालकों की आवाज, ये सब एक कैटेगरी में आती है। मेढक हो गए बच्चे, चल लिखिए, टटराते रहते हैं। लिख लीजिए, लड़कों की आवाज, मेढकों का टटराना आदि का तारत्व कम होता है। मेढक जो टटराते हैं, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कैसे पूछा गया था? मेढकों का जो टटराना है और मच्छरों का भिनभिनाना है, ये जो कैटेगरी है, ये दोनों अपोजिट कैटेगरी है। मच्छर ऐसे मान लीजिए कि लड़कियां, और मेढक
लड़के, मेढक और लड़कों की आवाज की तारत्व कम होती है। लिख लीजिए, पुरुष की आवाज या लड़कों की आवाज। अगला पॉइंट, जैसे इसने लिख लिया, निर्भरता लिख लिया आपने, निर्भरता लिख लिया, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखिए, पुरुषों की आवाज और मेढक का टरटराना, इनका जो तारत्व होता है क्या होता है जी, कम होता है। ठीक है, महिला के आवाज से संबंधित जो तारत्व होता है, इससे बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। अब लिखिए गुणवत्ता, गुणवत्ता और मेढकों का टरटराना। जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहे, अब आपको गुणवत्ता लिखना है, गुणवत्ता। अभी 3 लक्षण होते थे ना भाई, क्वालिटी वाला लिखना है, जल्दी से लिखिए। इसी के साथ अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण शुरू होगा, आज ही। टाइम देख रही हैं, बोलिएगा तो नहीं करेंगे शुरू, क्योंकि टियरी 1 में गुरुत्वाकर्षण के लिफ्ट वाला क्वेश्चन किया था, दिया था आप लोगों ने। वो लिफ्ट के साथ अगर आदमी ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरह के प्रश्न आए थे, इसलिए मुझे गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना जरूरी लग रहा है। सही हो गया था, बाई लक सही हो गया था। तो मुझे ध्यान है कि कहां कहां कौन सा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरे क्लास को छोड़ना आपका घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा अलग रहा हूं, इसलिए कि मुझे क्वेश्चन का आइडिया है। पढ़ाते ऐसे ही हैं सब, अपने अपने आवाज भी डिपेंड करता है कि आप किस वोकल में, किस मतलब प्रेजेंस में, किस एक्टिविटी में पढ़ा रहे हैं। कंसेप्ट यही होगा, थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा कुछ कम ऐसे हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो ट्रैकल करने का, जो पकड़ लेने का, ग्रैपिंग करने की जो चीजें हैं, वो मेरी क्लास की खूबसूरती है, निर्भरता। चलिए, हैं किसमें बोलिए, क्या करंट अफेयर का? वो हर एक चीज में आपको लगेगा कि इसमें से पूछा था, टॉपिक वही था करंट का। करंट मैंने दिया था हिस्ट्री, मैंने दिया था पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और एक दिया था ज्योग्राफी, और जिसमें जनसंख्या से मैंने जानबूझ के 5-6 क्वेश्चन दिए थे। 2011 के जनसंख्या, 2022 मुझे याद है, 2022 से 2021 और 2011 इस जनसंख्या से प्रश्न दिए थे। क्या किसमें था जनसंख्या? आप लोगों में नहीं था, तो वो 9-2 उसमें था। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए थोड़ा सा। हाँ, तीव्रता लिख लीजिए। हाँ लिखिए, जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान, ध्वनि की तीव्रता और तारत्व, ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर, ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर ध्वनि में अंतर कर पाना, दोनों में अंतर कर पाना, गुणवत्ता, गुणवत्ता के कारण होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे हम, ठीक है, गुणवत्ता के कारण होते हैं। मतलब अगर आपकी आवाज की पिच और इंटेंसिटी दोनों सेम हो, पिच भी और इंटेंसिटी भी, तब जब आवाज में डिफरेंस अगर आप करने में सक्षम हैं, तो बोलते हैं ये क्वालिटी है। आवाज की जो
चीजें होती हैं जो आपको हिट करे कि अरे हाँ ये आवाज है, जिसमें इंटेंसिटी और आयाम समान रहने के बाद भी आवाज अपने अपने लेवल पे मापे जाते हैं। आपको पता है वोकल कोड के हिसाब से, जैसे एयर होस्टेज में इस लेवल को देखा जाता है, या आप न्यूज़ एंकर की भूमिका में रहते हैं, न्यूज़ एंकर मतलब जैसे न्यूज बोलने की भूमिका में, तो आपकी आवाज़ की इस तरह की क्वालिटी देखी जाती है कि आपकी आवाज़ लोगों के दिलों पे दस्तखत करती है कि नहीं। जैसे आप कितना क्लियर बोलते हैं, कितना शुद्ध उच्चारण के साथ आपकी बात लोगों के कानों तक जाती है, तो ये निर्भर करता है। तो इन जगहों पे ये देखा जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि लोगों की आवाज़ कितना प्यारा और कितनी प्यारी और कितनी खतरनाक है। चलिए बाकी इतना हो गया। ये सब चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर का मैं नोट्स में भेजवाऊंगा। एक चैप्टर मतलब गुरुत्वाकर्षण, या एक बच रहा है ऊष्मा और ताप, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसका मैं अगर क्लास नेक्स्ट कल मतलब लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरा कोशिश करूंगा। मैं पर्सनली आपको किसी को मैं कर दूंगा व्हाट्सएप, फिर आप लोगों के पास मिल जाएगा, अगर इंस्टीट्यूट के तरफ से गया नहीं तो। ठीक, मुझे बोलिएगा जरूर, बोलिए क्या बोल रही हैं।